हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट फुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे बिना टाइम वेस्ट करें। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमें देखना है ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 3/8 मेथड, सिम्पसन्स 1/3 मेथड के प्रूफ, साथ साथ गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला का प्रूफ। अब ये प्रूफ देखने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है वो है जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। क्या याद रखना है आपको? जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या रहता है? जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला इंटीग्रेशन एक्स नॉट से लेके एक्स एन की वैल्यू y इंटू डी एक्स, ये आती है h टाइम्स एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाय 2 टाइम्स डेल वाई नॉट प्लस एन क्यूब बाय 3 माइनस एन स्क्वायर बाय 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n to the power 4 by 4 minus n cube plus n square time del cube y naught by 3 factorial and so on। ये फॉर्मूला आपको बस याद कर लेना है। इस पे अगर आप n के जगह 1 डालते हैं और हायर डिफरेंसिंग, हायर ऑर्डर डिफरेंसिंग यानी n की जगह 1 डालें तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग से लेके आगे पूरे हायर ऑर्डर के डिफरेंसिंग को अगर आप निग्लेक्ट करते तो हमारे पास बनता है ट्रेपेजॉइडल रूल। अगर आप n के जगह 2 डालते हैं और 2 से बड़े यानी 3 और 3 से बड़ी डिफरेंसिंग को निग्लेक्ट करते तो हमारे पास बनता है सिम्पसन्स 1/3 फॉर्मूला। अगर आप n के जगह डालते हैं 3 और हायर ऑर्डर मतलब 3 + 1 4 और 4 से बड़ी वैल्यूज को निग्लेक्ट करते हैं तो आपके पास बनता है सिम्पसन्स 3/8 फॉर्मूला। तो आप कहने तीनों के तीनों फॉर्मूले इस पे डिराइव होने वाले, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। कौन कौन सा याद करना है? इंटीग्रल एक्स नॉट से लेके एक्स एन वाई इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आती है एच इंटू एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाय 2 डेल वाई नॉट प्लस एन क्यूब बाय 3 माइनस एन स्क्वायर बाय 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट बाय 2 फैक्टोरियल एन टू द पावर 4 बाय 4 माइनस एन क्यूब प्लस एन टू द पावर 2 डेल क्यूब वाई नॉट बाय 3 फैक्टोरियल। बस अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। क्या है ये? जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो चलिए पहले डिराइव करते हैं हम ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल, चलिए पहले हमें डिराइव करना है ट्रेपेजॉइडल रूल। कैसे डिराइव करेंगे आप शुरुआत वैसे ही दिखेंगे। द जनरल क्वाड्रेचर, द जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला इस पूरा का पूरा क्वाड्रेचर फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या रहता है? इंटीग्रल एक्स नॉट से लेके एक्स एन वाई डी एक्स की वैल्यू रहती है एच इंटू एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाय 2 डेल वाई नॉट प्लस एन क्यूब बाय 3 माइनस एन स्क्वायर बाय 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एन टू द पावर 4 बाय 4 माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर डेल क्यूब वाई नॉट बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन। आता है ऐसी वैल्यू। अब आप लिखेंगे पुट n equals to 1 and neglect second and higher order differencing we गेट। समझा ना कैसा करना है? अगर n की वैल्यू 1 दी है तो 2 से पूरा निग्लेक्ट कर देना है। डिफरेंसिंग का मतलब समझ रहा है ना? ये डेल, तो डेल का सेकेंड ऑर्डर निग्लेक्ट करना है ना, डेल के पावर 1 तक की वैल्यू लेना है। स्क्वायर वाली पूरी वैल्यूज को
छोड़ देना। और इस इक्वेशन में आपको क्या डालना है, n के जगह 1 डालना है। मैं इसमें लिख देता हूँ इन 1, पुट n इक्वल्स टू 1 एंड निगलेक्ट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट। बताइए क्या मिलेगा आपको। अब आप n की वैल्यू ले रहे हैं 1, मतलब मुझे एक एक स्टेप पे आगे बढ़ना है। तो पहले मैं जाऊंगा x0 से n के जगह आ गया 1, तो आ जाएगा x1 तक y इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, h इंटू n की जगह क्या लेना है 1, तो आएगा 1 इंटू वाई नॉट, वाई नॉट n की जगह क्या लेना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आएगा 1 बाय 2 डेल वाई नॉट। मैंने क्या बोला, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसिंग को निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब डेल स्क्वायर से वैल्यू को हमने कर दिया निगलेक्ट कर दिए। अब आपको वैल्यू चाहिए डेल वाई नॉट की, क्या मिलेगा h इंटू वाई नॉट प्लस 1 बाय 2। डेल वाई नॉट क्या होता है y1 माइनस वाई नॉट। फॉरवर्ड डिफरेंसिंग पढ़े थे हम लोगों ने, डेल वाई नॉट डेल्टा वाई नॉट क्या रहता है y1 माइनस वाई नॉट। आगे तो क्या आएंगी वैल्यू यहाँ से h इंटू वाई नॉट प्लस 1 बाय 2 वाई नॉट माइनस 1 बाय 2 वाई नॉट। वाई नॉट में से 1 बाय 2 वाई नॉट गया तो क्या बचेगा 1 बाय 2 वाई नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 2 y1 आएगा। 1 बाय 2 अंदर जाएगा तो 1 बाय 2 y1 माइनस 1 बाय 2 वाई नॉट में से 1 बाय 2 वाई नॉट गया 1 बाय 2 वाई नॉट, तो 1 बाय 2 को कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा h बाय 2 वाई नॉट प्लस y1। समझा ना क्या किए, h जैसा था वैसा। वाई नॉट में से 1 बाय 2 वाई नॉट गया तो बचेगा 1 बाय 2 वाई नॉट प्लस 1 बाय 2 y1, 1 बाय 2 कॉमन निकाल लेते हैं h बाय 2 वाई नॉट प्लस y1, तो आ गया x नॉट से लेके x1 y इंटू डी एक्स की वैल्यू मिल गई। मुझे कहाँ से कहाँ तक की चाहिए, x नॉट से लेके xn तक की। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल स्टेप पे इन्हें तोड़ रहा हूँ। सिंगल स्टेप पे तोड़ रहा हूँ मतलब मैं अभी x नॉट से x1 गया, तो सिमिलरली मैं कहाँ से कहाँ तक जा सकता हूँ, x1 पे खत्म किए ना तो x1 से x2 भी जा सकता हूँ। x1 से x2 क्या आएंगी वैल्यू h बाय 2। अब देखो यहाँ पे जब x नॉट था तो यहाँ पे आया y नॉट, तो यहाँ पे जब x1 है यहाँ पे आएगा y1। यहाँ पे जब x1 था यहाँ पे आया y1, तो जब यहाँ पे x2 है यहाँ पे आएगा y2 आएगा। ऐसे ही मैं x2 पे खत्म किया तो फिर शुरू करूंगा x2 से x3। y इंटू डी एक्स क्या आएंगी वैल्यू h बाय 2 y2 प्लस y3 आएगा। समझा ना कैसे, x2 है तो y2, x3 है तो y3, ऐसा चलते जाएगा। कहाँ तक, जब मैं इंटीग्रेशन में लगाऊंगा xn माइनस 1 से लेके xn तक आऊंगा। y इंटू डी एक्स क्या आएंगी वैल्यू h बाय 2, दोनों टर्म का एडिशन मैंने yn माइनस 1 प्लस y आएगा। समझा ना क्या कर रहे हैं, आप इंटीग्रेशन को इक्वल स्टेप्स में तोड़ रहे हैं। आपको पता है ना यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होती है x नॉट प्लस h, x2 की वैल्यू क्या होती है x1 प्लस h, मतलब पिछली टर्म में h आगे आगे बढ़ के आप छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कितने की वैल्यू ले रहा हूँ, n की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। एक एक के स्टेप में मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तो जो मुझे पहुंचना था, we know that मुझे पहुंचना था x नॉट से लेके xn y इंटू डी एक्स पे, तो मैं डायरेक्ट x नॉट से xn पे उड़ी मारने के बजाय क्या कर सकता हूँ, x नॉट से x1 पे जा सकता हूँ, फिर x1 से x2 पे जा सकता हूँ, फिर x2 से x3 पे जा सकता हूँ, और लास्ट xn माइनस 1 से xn पे पहुंच सकता हूँ। पहुंच सकता हूँ, बस अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो दिस इंप्लाइज x नॉट से लेके xn y इंटू डी एक्स। इंटीग्रल की वैल्यूज आपने निकाले, जब x नॉट से x1 गए तो h बाई 2 y नॉट प्लस y1, h बाई 2 y1 प्लस y2, जब x2 से x3 गए h बाई 2 y2 प्लस y3 आ रहा है ऐसा।
तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको? पहली वैल्यू इंटीग्रेशन x0 से x1 y इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? h/2 y0 प्लस y1। x1 से x2 के लिए h/2 y1 प्लस y2। x2 से x3 के लिए h/2 y2 प्लस y3। xn-1 से लेके xn के लिए h/2 yn-1 प्लस yn। सबसे कुछ कॉमन निकल रहा है, h/2 कॉमन निकल रहा है, तो मैं h/2 को निकाल लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा? y0 प्लस y1। यहाँ से क्या बचा? y1 प्लस y2। यहाँ से क्या बचा? y2 प्लस y3। और लास्ट वाले से yn-1 प्लस y बच रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इनिशियल टर्म और फाइनल टर्म छोड़ के बाकी पूरी बीच की टर्म कितने बार आने वाली है? 2 बार। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आती थी? y3 प्लस y4, उसके बाद y4 प्लस y5। इससे पहले वाली टर्म क्या आई होंगी? yn-2 प्लस yn-1, फिर आया yn-1 yn आया, मतलब बीच वाली टर्म पहली और आखिरी टर्म को छोड़ के बाकी पूरी टर्म्स कितने बार आ रही है? 2 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा h/2, फर्स्ट टर्म y0 प्लस लास्ट टर्म yn। ये पूरी टर्म एक बार आई और बाकी पूरी टर्म आई 2 बार। y1 प्लस y1 2y1, तो 2 को बाहर निकाल दिया। y2 प्लस y2 2y2, 2 को बाहर निकाल दिया। y3 प्लस y3 2y3, 2 को बाहर निकाल लिया। अब टू yn प्लस 1 प्लस yn प्लस 1 2yn प्लस 1, 2 को बाहर निकाल दिए तो आ गया yn-1 आएगा। और यही अगर आप लोगों को याद हो, ये था हमारे लिए हमारा ट्रेपेजोइडल रूल। याद है? समझा? इजीली निकाल लिया फॉर्मूला। बस आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना? जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ट्रेपेजोइडल रूल के लिए n की वैल्यू 1 लेते हैं और हायर ऑर्डर डिफरेंसिंग को निग्लेक्ट करते हैं, यानी 1 से बड़ी डिफरेंसिंग को 2 और उससे हायर ऑर्डर डिफरेंसिंग को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमें बनता है हमारा ट्रेपेजोइडल रूल। सबसे आसान है ट्रेपेजोइडल रूल को निकालना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सबसे कम करनी पड़ती है, क्योंकि हमने n की वैल्यू क्या लिए थे? 1 लिए थे। समझे? किसी को कोई दिक्कत नहीं? करके मैंने पहले इसके ऊपर क्वेश्चंस कराया ताकि आपको ये फॉर्मूले याद हो। आपको फॉर्मूले याद है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा हमने जो डेरिवेटिव निकाला है, इसका डिराइव किया है फॉर्मूला, वो सही है कि गलत है। समझा? तो उम्मीद है पहले वाले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। अब हम बढ़ते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल की ओर। दिखते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। फिर शुरुआत कैसे करेंगे? द जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला इज, यह है आपका जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। क्या बताया था मास्टर ने? जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला में सिम्पसन्स रूल के लिए n के जगह क्या डालना पड़ता है? 2, और उससे बड़े डिफरेंसिंग को निग्लेक्ट करना पड़ता है। तो बताइए आप क्या लिखेंगे? पुट n इक्वल्स टू 2 एंड निग्लेक्ट डिफरेंसिंग ऑफ ऑर्डर 3 एंड हायर। समझा? ऐसा भी लिख सकते निग्लेक्ट डिफरेंसिंग ऑफ, तो निग्लेक्ट थर्ड ऑर्डर एंड हायर डिफरेंसिंग, निग्लेक्ट थर्ड ऑर्डर एंड हायर डिफरेंसिंग। आप इसको जैसे भी फ्रेम करना चाहो वैसे आप आंसर को फ्रेम कर सकते, बस बताना कि आपको हायर ऑर्डर की डिफरेंसिंग को निग्लेक्ट करना है। यहाँ से इन 1 वी गेट, चलिए बताइए। अब n के जगह रखना है 2 और थर्ड ऑर्डर से डिफरेंसिंग को निग्लेक्ट करना है, यानी यहाँ से पूरी टर्म्स को निग्लेक्ट करना, और n के जगह क्या डालना है? 3। फिर n के जगह क्या डालना है? 2, यानी आप 2 के स्टेप पे आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या मिलेगा?
आप एक्स नॉट से पहले पहुंचोगे, एन की जगह आएगा 2, तो एक्स नॉट से x2 y इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा h इंटू एन की जगह 2, तो आएगा 2 y नॉट प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 डेल y नॉट प्लस 2 का क्यूब 8/3 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2, और हायर ऑर्डर 2 से बड़ी डिफरेंसिंग को निग्लेक्ट करना है, तो बस यहीं तक लेना है हमें वैल्यूज। बताइए कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे? 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो बचा h इंटू 2 वाई नॉट प्लस 2 टाइम्स डेल वाई नॉट। डेल वाई नॉट क्या होता है? y1 माइनस वाई नॉट प्लस यहाँ पे आएगा 3 2 जार 6, 8 में से 6 गया तो बचेगा 2/3, 2 2 कैंसल, आएगा 1/3 डेल स्क्वायर वाई नॉट। अब डेल स्क्वायर वाई नॉट कितना आता है? अगर आपको याद हो, डेल वाई नॉट की वैल्यू आती है y1 माइनस वाई नॉट आती है, तो डेल स्क्वायर वाई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल ऑफ डेल वाई नॉट लिख सकता हूँ। डेल वाई नॉट की वैल्यू क्या होती है? y1 माइनस वाई नॉट, ब्रैकेट ओपन करो, डेल अंदर जाएगा तो आएगा डेल y1 माइनस डेल वाई नॉट। डेल y1 क्या होता है? y2 माइनस y1। डेल वाई नॉट कितना होता है? y1 माइनस वाई नॉट, ब्रैकेट को ओपन करो तो आएगा y2 माइनस y1, ब्रैकेट ओपन करो आएगा माइनस y1 माइनस इंटू माइनस प्लस वाई नॉट, तो आएगा y2 माइनस y1 माइनस 2y1 प्लस वाई नॉट। ये हो गया आपके पास डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू। तो ये समझा ना, 8/3 था माइनस 2, तो 3 2 जार 6, 8 में से 2 गया, सॉरी 8 में से 6 गया, बचेगा 2/3, तो ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो है 1/3 टाइम डेल स्क्वायर वाई नॉट। डेल स्क्वायर वाई नॉट क्या है? y2 माइनस 2y1 प्लस y। निकाल लिए पहले, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो क्या बची यहाँ से आपके पास वैल्यू? हमने यहाँ से भी देख कुछ कॉमन नहीं निकाल, सिर्फ h है। यहाँ से क्या मिलेगा? 2y0 प्लस 2y1 माइनस 2y0, ये आपने 2 को अंदर लेके गए, प्लस 1/3 इंटू y2, 1/3/2 माइनस 2/3 y1 प्लस 1/3 y0 मिलेगा ऐसा। बताइए कुछ कट रहा है? प्लस 2y0 माइनस 2y0 हो गया यहाँ से कैंसल, तो क्या बची वैल्यू? h इंटू यहाँ पे y0 की एक ही टर्म है जो है 1/3 y0, y1 की ये टर्म दिख रही 2y1 माइनस 2/3 y1, तो 3 2 जार 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 4, तो आएगा प्लस 4/3 y1 आएगा, और फिर यहाँ से पीछे क्या बचा? प्लस 1/3 y2। समझा कैसे निकाले? समझा यहाँ तक? सबके डिवीजन में 3 दिख रहा है, कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से आ जाएगा h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2, ये वैल्यू आ गई x0 से लेके x2 y d x की। अब आप x0 से x2 गए, नेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? सिमिलरली x2 से x4 y dx क्या आएंगी वैल्यू? h/3। अब देखो जब x0 है तो यहाँ पे आया y0, तो x2 है तो यहाँ पे आएगा y2 आया। उसके बाद देखो यहाँ पे x1 और x2 के बीच में आता है, तो उसकी वैल्यू आई 4y1, तो यहाँ पे x3 x2 और x4 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स y प्लस नेक्स्ट वैल्यू आती है y2, क्योंकि यहाँ पे x2 तक है तो यहाँ पे x4 तक, तो यहाँ पे आएगा y4 आएगा।
उसी तरीके से x4 से लेके x6 y dx कैसा आएगा h/3। जब x2 है तो y2, तो x4 है तो y4 आएगा। उसके बाद फिर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे x5 नहीं दिख रहा है, जो वैल्यू नहीं दिख रही वो 4 टाइम्स आती है तो आ जाएगा 4 टाइम। यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं दिख रही, x5 नहीं दिख रही, यहाँ पे आ जाएगा y5 प्लस x6 है तो ऊपर आ जाएगा y6। इसी तरीके से लास्ट वाली टर्म तक पहुंचो, ऐसा करते करते जाएंगे हम। और कहां से कहां तक पहुंचेंगे, हमें पहुंचना है xn से, तो कहां से पहुंचना पड़ेगा xn माइनस 2 से, y इंटू डी एक्स क्या आएंगी वैल्यू h/3। पहली वैल्यू एज इट इज yn माइनस 2, बीच वाली वैल्यू 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स yn माइनस 1 और लास्ट वैल्यू एज इट इज तो आ जाएगी yn। आगे यहां तक उम्मीद है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली फिर हम डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। वी नो दैट क्या पता है हमें, x0 से लेके xn y इंटू डी एक्स क्या रहती वैल्यू, हम x0 से पहले x2 तक जा सकते हैं, फिर हम x2 से x4 तक जा सकते हैं, फिर हम x4 से x6 तक जा सकते हैं एंड सो ऑन। हम xn-2 से xn तक जा सकते हैं। तो चलिए बताइए पहली वाली वैल्यू की क्या आंसर, ये पहली वाली वैल्यू का आंसर। फिर दूसरी वाली वैल्यू तीसरी वाली वैल्यू तो ये लास्ट वाली वैल्यू। आएगा सब में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, h/3 सब में कॉमन दिख रहा है, तो चलिए यहाँ से h/3 को लेते हैं कॉमन। तो पहले वाले से क्या बचा, y0 प्लस 4y1 प्लस y2, दूसरे वाले से y2 प्लस 4y3 प्लस y4, उसके बाद y4 प्लस 4y5 प्लस y6, ऐसा चलते जा रहा है। लास्ट वाली yn माइनस 2 प्लस 4yn माइनस 1 प्लस y आया। तो हमें ये दिख रहा है पहली और लास्ट वैल्यू सिंगल टाइम आ रही है, तो आ जाएगा h/3 टाइम्स पहली वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, तो y0 प्लस y। अब आप देखिए ये ऑड वाली टर्म 4y1 4y3 4y5 और यहाँ पे 4yn माइनस 1 सब 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स कौन कौन आ रहा है, y1 y3 y5 अप टू yn माइनस 1। फिर देखिए इवन वाली टर्म y2 प्लस y2 2y2 y4 प्लस y4 2y4 y6 प्लस y6 आएगा 2y6 yn माइनस 2 प्लस yn माइनस 2 आएगा 2yn माइनस 2, तो सब 2 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस y6 अप टू yn माइनस 2। और अगर आप लोगों को याद हो यही है हमारा सिम्पसन्स 1/3। कैसे निकाले समझे, इजी कंसेप्ट है, आपको बस वो सेम कंसेप्ट बार बार अप्लाई करते जाना और ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ये फॉर्मूला आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूले के बिना
आप ये वाली इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्या है ये? जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तब आप लोग आगे बढ़ने के पहले आपको 3/8 के लिए कंसेप्ट पता चल गया। आपको क्या करना है, अब n के जगह डालना है 3 और फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसिंग और उससे बड़ी डिफरेंसिंग को क्या कर देना है, निग्लेक्ट कर देना है। तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं। कौन सा? सिम्पसन्स 3/8 रूल। फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेंगे। क्या? द जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला इज सेम आ गया। फिर आप क्या करेंगे, पुट n equals to 3 and neglect fourth and higher, neglect fourth and higher order difference। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन x0 से लेके xn y इंटू डी एक्स इक्वल टू h इंटू एन के जगह डालना है 3, तो आ जाएगा 3y0 प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 डेल y0 प्लस 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3 तो बचेगा 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 डेल स्क्वायर y0 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल होता है 2 प्लस 3 का पावर 4 आ जाएगा 81 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डेल क्यूब y0 डिवाइड बाय 3 फैक्टर होता है 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। और 3 के बाद वाले फोर्थ ऑर्डर और हायर कॉम में क्या कर देना है, निग्लेक्ट कर देना। तो ये कैसे निकाल लिए, समझ गया सबको? चलिए अभी से थोड़ा सा रफ रफ में सॉल्व करते हुए पेयर पे डालते जाएंगे। बताइए क्या मिलेगा यहाँ से आपको? आपको मिलेगा h इंटू 3y0 प्लस 9/2 टाइम डेल y0 की वैल्यू क्या रहेंगी, y1 माइनस y0। यहाँ पे आएगा 9 2 18, 18 में से 9 गया तो बचेगा 9/2 हो जाएगा 9/4 डेल स्क्वायर y0। क्या थी वैल्यू इसकी? डेल स्क्वायर y0 याद है कैसे निकालते? डेल y0 की वैल्यू होती है y1 माइनस y0, तो डेल स्क्वायर y0 क्या रहेगा, डेल ऑफ डेल y0 यानी डेल ऑफ डेल y0 होता है y1 माइनस y0, तो आएगा डेल y1 माइनस डेल y0। डेल y1 क्या होता है, y2 माइनस y1। डेल y0 क्या होता है, y1 माइनस y0। ब्रैकेट को करो ओपन, तो आएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y0। ये हो गया हमारे पास वैल्यू का है कि डेल स्क्वायर y0 की। अब हम आते हैं डेल क्यूब y0 पे। डेल क्यूब y0 क्या होगा, डेल ऑफ डेल स्क्वायर y0 यानी डेल ऑफ डेल स्क्वायर y0 क्या आया, y2 माइनस 2y1 प्लस y0। डेल जाएगा अंदर तो आएगा डेल y2 माइनस 2 डेल y1 प्लस डेल y0। डेल y2 क्या आएगा, y3 माइनस y2 माइनस 2 टाइम डेल y1 क्या आएगा, y2 माइनस y1 डेल y0 y1 माइनस। तो बताइए y3 की एक ही टर्म में, तो आ गया y3। y2 कहाँ पे, यहाँ पे माइनस y2 फिर माइनस 2y2, ये दो है तो आ जाएगा माइनस 3 टाइम्स y2। y1 कहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस 2y1 प्लस y1, तो आ जाएगा प्लस 3y1। y0 की एक ही टर्म है तो आ जाएगा माइनस y0। तो चलिए पूरी चीजें मैंने आपको रफ में सॉल्व करके दे दिया हूँ। तो बताइए क्या मिलेगा, 9/4 टाइम्स डेल स्क्वायर y0। डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस 2y1 प्लस y0 आई ऐसी वैल्यू। फिर उसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना मिलेगा हमें, -27 प्लस 9 कह रहे थे, यहाँ पे बचेगा -18, आएगा 81/4 -18 आएगा।
तो 18 इंटू 4 निकालो, 8 4 जार 32, 4 1 जार 4 आएगा 72, यानी बच रहा है हमारे पास 9/4 बच रहा है। ये 9/4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6 से, तो ये हो जाएगा 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो क्या बची यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे बची 3/4 2 जार 8, तो आ गया 3/8 टाइम्स। हमने पूरे को सॉल्व कर लिया डिवीजन के 6 तक लेके पूरी वैल्यू को। कितना आ रहा है यहाँ पे, डेल क्यूब y0, तो आ जाएगा y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। अच्छा, हमने यहाँ पे x0 से लेके xn लिख दिया है, क्या xn तक जाएंगे क्या हम, नहीं, x0 से लेके x3 तक की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, n के जगह क्योंकि आपने 3 डाला है तो xn नहीं आएंगे यहाँ। मिला ऐसा, तो चलिए अब हम पूरे की पूरी वैल्यू को रीअरेंज कर लेते हैं। पहले हम y0 ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ पे, ये है y0, तो यहाँ पे आ गया 3y0, ये 9/2 अंदर जाएगा तो आएगा माइनस 9/2 y0, फिर आएगा प्लस 9/4 y0, और यहाँ पे माइनस 3/8 y आ रहा है। तो मैं चाहूँ ना तो इसको ऐसा रीअरेंज करके लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से y0 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 9/2 प्लस 9/4 माइनस 3/8 y0 निकाल लिया। उसी तरीके से अब मैं 1 को देखता हूँ, यहाँ पे 9/2 y1, 9/2, यहाँ पे y1 अंदर जाएगा तो 9/4 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो 2 बचेगा तो आएगा माइनस 9/2 y1, और फिर यहाँ पे बचेगा 3 3 जार 9/8 y बचेगा। y1 निपट गया, अब y2 पे आओ, y2 कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 9/4 y2, और यहाँ से बचेगा माइनस 3 3 जार 9/8 y बचेगा। अब लास्ट बचा है हमारे पास y3, y3 की सिर्फ एक ही वैल्यू बचेगा प्लस 3/8 y3 बचा। कैसे निकाले समझा, इजी है, सबको निकालना जम गया। अब इसे आपको करना है सॉल्व। तो देखिए अगर मैं इसे रीअरेंज करना चाहूं तो सबके डिवीजन में 8 आराम से बना सकता हूं। इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, तो 4 9 जार 36, इसके डिवीजन में 8 बन गया। इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, 9 2 जार 18, और इसके तो डिवीजन में पहले से ही 8 था तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 18, 18 में 3 गया तो बचेगा 15 माइनस 15/8, समझा ना। यहाँ से क्या, नहीं 15 के तो बचेगा -18 हो जाएगा, ये -18 -3 तो आएगा -21/8, और सामने क्या वैल्यू है 3, 3 8 जार 24 -21/8, तो बचा 3/8, तो आएगा 3/8 टाइम्स y0, आ गया h इंटू 3/8 टाइम्स y0 बचा। सेम चीज यहाँ पे कीजिए, प्लस माइनस कैंसल, तो बचा प्लस 9/8 टाइम्स y1, इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो 9 2 जार 18/8 हो जाएगा, 18 में से 9 गया तो बचेगा प्लस 9/8 y2, और यहाँ से बचा प्लस 3/8 y3।
मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता क्या? देखिए न्यूमरेटर में सबके 3 है, डिवीजन में सबके 8 है, तो मैं 3/8 को लेता हूँ कॉमन। तो मेरा इंटीग्रेशन x0 से लेके x3 y इंटू डी एक्स की वैल्यू आ जाएंगे 3 और 8 कॉमन लेता आएगा 3h/8। 3/8 पूरा कॉमन निकल गया तो बचेगा y0। यहाँ पे 3 जार 9 आएगा तो आएगा 3/1, 3 आएगा तो आएगा 3/2 प्लस 3/8 पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो आएगा y3 आया। इजीली आ गया। अब बाकी पूरा निकालते बैठेंगे क्या? नहीं। सिमिलरली वाला कंसेप्ट लिखो। सिमिलरली अब मैं x3 पे खत्म किया था, तब जाऊंगा x3 से लेके x6 y इंटू डी एक्स क्या आएगा 3h/8। देखिए जब हम x0 पे थे तो y0, तो x3 है तो y3 आएगा। उसके बाद x4 x5 बीच में नहीं दिख रहा था, है ना, यहाँ पे x2 x1 और x2 नहीं दिख रहा था तो 3 के साथ आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 x4 के जगह y4 प्लस 3y5 प्लस y6 आया। सिमिलरली नेक्स्ट क्या आएगा x6 से x9 y इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा 3h/8। कहाँ से शुरुआत होंगी? 6 से, तो आएगा y6 फिर 3 टाइम्स y7 3 टाइम्स y8 फिर y9 आ रहा है। ऐसा चलते जाएंगे कहाँ तक? लास्ट वैल्यू तक जो रहेंगी। हमें कहाँ तक पहुंचना है? xn तक। तो कहाँ से आएगा? xn-3 से xn तक y इंटू डी एक्स क्या आएंगी वैल्यू इसकी? 3h/8। पहली वैल्यू एज इट इज yn-3, बीच वाली 3 टाइम्स तो आ जाएगा 3 टाइम्स yn-2 3 टाइम्स yn-1 प्लस लास्ट वैल्यू y आ जाएगा। फिर से वी नो दैट वी नो दैट क्या पता है आपको? अगर मुझे x0 से xn जाना है y dx, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं x0 से x3 तक जा सकता हूँ, फिर मैं x3 से x6 तक जा सकता हूँ, फिर मैं x6 से x9 तक जा सकता हूँ, अप टू xn-3 से xn तक जा सकता हूँ। तो बताइए क्या मिलेंगे? पहली वैल्यू ये रही, प्लस होगी दूसरी वैल्यू, ये होगी तीसरी वैल्यू, अप टू लास्ट 3h/8 टाइम्स yn-3 yn-2 yn-1 yn आएगा। सबसे 3h/8 को ले लो कॉमन, तो 3h/8 को मैं लेता हूँ कॉमन, तो पहले क्या बचा? y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6 प्लस 3y7 प्लस 3y8 प्लस y9 ऐसा चलते जा रहा है। फिर yn-3 प्लस 3yn-2 प्लस 3yn-1 प्लस y। फिर से सेम चीज, पहली और आखिरी टर्म आ रही है एक ही बार, तो आ जाएगा देयरफॉर
इंटीग्रल एक्स नॉट से लेके एक्स एन वाई इंटू डी एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 3h/8। पहली और आखिरी टर्म एक ही बार, तो आ गया वाई नॉट प्लस वाई। अब आप देखिए जो भी 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, जैसे y1 y2 y3 को छोड़ दो, y4 y5 y6 को छोड़ दो, y7 y8 y9 को छोड़ दो, तो जो भी 3 के टेबल में नहीं आ रहा है सबके साथ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो सबसे मैं 3 को कॉमन लेता हूँ, तो 3 कॉमन आएगा तो आएगा y1 प्लस y3 नहीं आया, y4 प्लस y5 y6 नहीं आया, y7 y8 अप टू लास्ट yn माइनस 1 आया ऐसा। फिर उसके बाद देखिए जो 3 के टेबल में आ रहे वाली टर्म कौन सी है, y3 कितने बार आ गया, 2 बार, y6 कितने बार आ गया, 2 बार, y9 अगली टर्म भी y9 से शुरू होंगी तो आएगा 2 टाइम्स y9, yn माइनस 3 से शुरू हो रही है यहाँ पे, तो पिछली टर्म yn माइनस 3 पे खत्म हुई होंगी तो आएगा 2 टाइम्स yn माइनस 3। मतलब जिनमें भी 3 आ रहा है वो कितने बार आ रही है, 2 बार, तो 2 को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा y3 प्लस y6 अप टू yn माइनस, तो ये हो गया हमारे लिए हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल। ये भी डिराइव कर लिए, इजी था। तो उम्मीद है तीनों डेरिवेशन में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप तीनों के डेरिवेशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें एक और फॉर्मूला डिराइव करना है जो है हमारा गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला, करना है 2.3 पॉइंट के। चलिए अब हम चलते हैं हमारे गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला की। अब याद रखना गॉस फॉर्मूला का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो होता है गॉस फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे करते हैं आपको याद है, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला हम हमेशा तब लगाते जब इंटीग्रेशन -1 से 1 जा रहा हो, तो -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स। इसका आंसर हम लेते हैं w1 f ऑफ x1 प्लस w2 f ऑफ x2 अप टू wn f ऑफ xn। याद रखना हमने इसको n पार्ट में तोड़ दिया, पहला होगा w1 f ऑफ x1, w2 f ऑफ x2 अप टू wn f ऑफ xn। ये होता है हमारे लिए गॉस का फॉर्मूला। क्या याद रखना है, टोटल -1 से 1 जाने के लिए n पार्ट में तोड़ दिया, w1 f ऑफ x1, w2 f ऑफ x2, wn f ऑफ xn। सॉरी अगर बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा आ रहा हो, यहाँ पे डीजे वगैरह शुरू है तो उस वजह से हो सकता है कि बैकग्राउंड में साउंड बहुत ज्यादा आ रहा हो। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, हमारा लेक्चर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हमने क्या लिया है, w1 f ऑफ x1 प्लस w2 f ऑफ x2 अप टू wn f ऑफ xn, यानी हमने इसको n पार्ट्स में तोड़ दिया है, तोड़ दिए। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास कितने अननोन वैल्यू है, मुझे w1 w2 w3 w4 अप टू wn, ये n वैल्यूज की वैल्यू नहीं पता है, f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ xn, ये ऐसे n वैल्यूज नहीं पता है, यानी टोटल मुझे कितनी वैल्यू नहीं पता है, 2n। आपको ये पता है ना, अगर आपके पास x और y दो वेरिएबल है तो इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी कितनी लगती है, 2। तो अगर आपके पास 2n वेरिएबल्स है तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन भी कितनी लगेंगी, 2n लगेंगी। तो आप लिखेंगे एज देयर आर 2n unknown variables, we require 2n relations between them such that the equation is exact, such that या so that the equation is, so that लिखो, so that the equation is exact for
द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 2n-1। आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास 2n अननोन है तो उनको सॉल्व करने के लिए 2n रिलेशन लगेंगी। तो उस सिनेरियो में आपके जो इक्वेशन रहती है वो एग्जैक्ट रहती है। कितने के लिए? फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 2n-1 रहती है। डिग्री अप टू 2n-1 समझ रहा है ना? अगर मैं बोलता हूं डिग्री 3 यानी x³ तक की पूरी टर्म के लिए रहती है, तो मैं बोल रहा हूं डिग्री 2n-1 यानी x का पावर 2n-1 तक के लिए वैल्यू सॉल्व होगी। तो आप लिखेंगे लेट f ऑफ x को मैं इस तरीके से अज्यूम कर लेता हूं। पहले कांस्टेंट टर्म c0 आ गया, फिर x का पावर 1 तो आ गया c1 x का पावर 1, फिर पावर 2 c2 x का पावर 2 अप टू लास्ट मैंने क्या बताया, x का पावर क्या आएगा 2n-1। तो यहाँ पे c का नीचे भी आ गया 2n-। समझा कैसे लिए इसे? पक्के में समझा? क्योंकि याद रखिएगा जब भी 2n अननोन वेरिएबल्स है तो आपको 2n रिलेशन चाहिए उनके बीच में उनका आंसर निकालने के लिए। साथ साथ ये जो इक्वेशन रहेंगी एग्जैक्ट रहेंगी फॉर पॉलिनोमियल अप टू डिग्री 2n-1। अप टू डिग्री 2n-1 समझ रहे ना? अगर मैं बोलता हूं डिग्री 2 यानी x² तक की टर्म, डिग्री 3 यानी x³ तक की टर्म, और डिग्री 2n-1 मतलब x का पावर 2n-1 तक की, तो उनके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आती है। वो कांस्टेंट टर्म को मैंने c0 c1 c2 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया बताइए। तो अगर मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या मिलेगा? देयरफॉर इंटीग्रल -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू dx को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन -1 से लेके 1। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? c0 प्लस c1x प्लस c2x² अप टू c 2n-1 x का पावर 2n-1 इंटू dx आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा? c0 जैसा था वैसा, यहाँ पे 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x बिटवीन लिमिट -1 से लेके 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा 1 माइनस लोअर लिमिट -1, 1 में से 1 गया, आ गया 2 टाइम्स c0 आएगा। इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 x कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए हमेशा आंसर क्या आता? 0 आता, तो आ जाएगा 0 c1 आ जाएगा। फिर x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3 बिटवीन लिमिट -1 से लेके 1। आप ये सब याद रख सकते कि x² कैसा फंक्शन है? x² है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए -a से a के आंसर क्या आता? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a, तो आ जाएगा 0 से लेके 1, तो इसका आंसर क्या है? 2/3 आ जाएगा 2/3। यहाँ पे क्या है इसका कोएफिशिएंट? c2। कैसे निकाले समझा पक्के में? फिर से देखिए नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे यहाँ पे? x का क्यूब आएगी x³ के लिए। फिर से अगर आप इंटीग्रेशन लगा रहे x³ पे -a से लेके a, कौन सा फंक्शन है ये? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो ये x³ की वैल्यू क्या आ जाएंगे? यहाँ पे 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा? x का पावर 4, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 क्या आएगा? x टू द पावर 5/5, क्योंकि x टू द पावर 4 ये कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो -a से लेके a x टू द पावर 4x इंटू dx को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x टू द पावर 4 इंटू dx लिख सकता हूँ, तो आ जाएगा 2 टाइम्स x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/5, अपर लिमिट है 1, तो आ जाएगा 1/5, आएगा 2/5 टाइम्स आएगा x टू द पावर 4। किसका कोएफिशिएंट आएगा? ये c के पावर 4, c4 का, तो यहाँ पे आ गया c4 आया। कैसे निकाल रहे समझ रहे हैं ना? यहाँ पे आवाज इतनी ज्यादा हो रही ना, एंड सो ऑन, ऐसा चलते जाएंगे। समझा कैसे निकाले इसको? पक्के में समझे? जिनको नहीं समझा अभी भी देख लो, ठीक है। जब आप x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, x का पावर क्या है? 1। हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन -1 से लेके 1, जो भी आपका ऑड फंक्शन हो उसके लिए यहाँ पे x का पावर 1 है, तो जैसे आप x की जगह -1 डालेंगे तो -f ऑफ x वैल्यू आ जाएंगी। ऑड फंक्शन के लिए -a से लेके f ऑफ x इंटू dx, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 0। तो x ऑड फंक्शन है उसके लिए आंसर 0।
यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, ऑड फंक्शन है, उसके लिए वैल्यू 0 आएगा। इसी तरीके से 2n-1 ये ऑड फंक्शन है तो इसके लिए भी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 इंटीग्रेशन के बाद। कैसे ले रहे समझा? जो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन के लिए माइनस ए से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आती है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किए तो क्या आएगा एक्स क्यूब बाय 3, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, तो आंसर आ गया 2/3 आया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आऊंगा सी का पावर 4 एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 फिर से कौन सा फंक्शन है इवन फंक्शन है, क्योंकि आप एक्स के जगह डालेंगे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का पावर 4 भी होता है एक्स का पावर 4। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आता है एफ ऑफ एक्स से, तो फंक्शन कैसा होता है इवन फंक्शन, तो आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5/5, तो आंसर आ गया 2/5 सी का पावर। कैसे निकाले समझा? पक्के में समझा? सच में समझ रहा है? आप चाहो तो बीच बीच में जो आंसर 0 आ रहे हैं ना वो मेंशन करते हुए भी चल सकते हो कि यहाँ पे आएगा वैल्यू 2 C0, फिर 0 C1, फिर C2, फिर यहाँ पे आएगा 0 C3 और लास्ट वाली वैल्यू आ रही है 0 C का पावर 2n-1 आ रही है। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब आप एक चीज देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सेम वैल्यूज को बार बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मैं इस पे वैल्यू को कर देता हूं सब्स्टिट्यूट, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएंगी मेरे पास, इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे W1 एफ ऑफ x1, तो आ गया W1 एफ ऑफ x1। एफ ऑफ x1 कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में जहां जहां पे x है उसकी जगह क्या डाल देना है x1, यानी ये इक्वेशन में x के जगह मुझे डाल देना है x1, तो हो जाएगा W1 x1, जहां जहां पे x था उसके जगह मैंने डाल दिया x1 प्लस W2 x2, तो ये पूरे इक्वेशन में जहां जहां पे x था उसके जगह मैंने डाल दिया x2 अप टू लास्ट आ जाएगा Wn xn। आ गया, n टर्म्स आ गए यहाँ पे, समझा ना कैसे निकाले हम, क्योंकि यहाँ पे -1 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम दोनों को सेम टर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने एफ ऑफ x1 निकाला, जहां जहां x था उसके जगह x1 डाल दिया, एफ ऑफ x2 के लिए जहां जहां x था उसके जगह x2 डाल दिया, एफ ऑफ xn के लिए जहां जहां पे x था उसके जगह xn डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे C0 का कोएफिशिएंट क्या बना, सब जगह पे C0 है, C0 को कॉमन निकाल लो, पहले टर्म में आया W1, दूसरे वाले में आया W2, अब टू लास्ट वाले में आया Wn आया। सेम चीज यहाँ पे देखिए आपके पास C1 है, C1 है, C1, सबसे C1 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से क्या बचेगा W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस लास्ट Wn x, ऐसा आते जा रहा अप टू लास्ट क्या आएगा C2n-1 सब में, तो C2n-1 को मैं यहां से ले लेता हूं कॉमन, तो यहां से क्या आएगा W1, पहले इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा W1 x1 का पावर 2n-1 प्लस W2 x2 का पावर 2n-1 अप टू Wn x का पावर xn का पावर 2n- आएगा। समझा कैसे निकाले, पूरे n टर्म्स के लिए आपने इसको स्प्लिट कर दिया। ये भी आंसर का है इंटीग्रल -1 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। आप बोल रहे -1 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो ये आंसर मिलेगा, और आपने ऐसा ही एक आंसर यहाँ पे भी निकाल के रखा है,
इक्वेशन नंबर 3 पे। ये भी आंसर कब मिला आपको? जब आपने इंटीग्रेट किया है -1 से लेके 1 तक। ये देखिए, ये वाली कब मिली? जब आपने इंटीग्रेट किया -1 से लेके 1 तक। और ये वाला भी कब मिला आपको? जब आपने इंटीग्रेट किया -1 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स। तो दोनों सेम वैल्यू का इंटीग्रेशन है। दोनों के जो आंसर है C0 के टर्म्स में, C1 के टर्म्स में, C2 के टर्म्स में, C2n-1 के टर्म्स में है, तो मैं बोल सकता दोनों इक्वेशन कैसी है? आइडेंटिकल है। तो आप लिखेंगे सिंस इक्वेशन 3 and 4 are identical, therefore compare कोएफिशिएंट्स। बताइए, तो जैसे कंपेयर करेंगे आप कोएफिशिएंट्स को तो क्या मिलेगा? पहले C0 के कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल होने चाहिए। तो चलिए, जैसे C0 के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, मतलब C0 का इसका कोएफिशिएंट क्या है? W1 प्लस W2 अप टू Wn का एडिशन। कितना है इसका C0 का कोएफिशिएंट? आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? C1 का कोएफिशिएंट दोनों का इक्वल होना चाहिए। C1 का इसका कोएफिशिएंट क्या है? W1x1 प्लस W2x2 अप टू Wn xn। इधर C1 का कोएफिशिएंट 0 आएगा। सिमिलरली तीसरी वाली इक्वेशन क्या आएंगे? स्क्वायर वाले आएंगे, W1 x1 स्क्वायर, W2 x2 स्क्वायर अप टू Wn xn का स्क्वायर। यहां पे तीसरी टर्म का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? तीसरी टर्म का समझ रहे हैं ना? पहली टर्म का था 2, दूसरी टर्म का था 0, तीसरी टर्म का है 2/3 आया। फिर अगर मैं चौथी टर्म का निकालना चाहूं तो क्या आएगा? W1 x1 का क्यूब, W2 x2 का क्यूब अप टू Wn xn का क्यूब। फिर से आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0 है ना। 2/3 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है? 0। एक और लिख के बता देता हूं, अगर इसके बाद वाली टर्म मुझे लेना है तो वो क्या आएगा? W1 x1 का पावर 4 प्लस W2 x2 का पावर 4 अप टू Wn xn का पावर 4। इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे चौथी टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 2/5 आएगा। ऐसा चलते जाएगा अप टू लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगा? W1 xn का पावर 2n-1 है, सब में 2n-1 पावर है, प्लस W2 xn का पावर, xn कहां से डाला? x1 आएगा यहाँ पे, x1 का पावर, यहाँ पे आएगा x2 का पावर अप टू Wn xn का पावर 2n-1 आएगा। इक्वल्स टू लास्ट वाला कोएफिशिएंट क्या आ रहा था हमारे लिए? यहाँ पे 0। 2n-1 का कोएफिशिएंट है 0, तो मैंने भी यहाँ पे 2n-1 का कोएफिशिएंट लिख दिया 0। बस अब ये इक्वेशंस में आपको वैल्यू डालते जाना है और आपको आपकी पूरी वैल्यूज मिल जाएंगे। अब समझो मैं जो आपको बताना चाहता हूं, ये आपने कर लिया जनरल डेरिवेशन, ताकि आगे आपको बार बार यही इंटीग्रेशन बार बार रिपीट करना पड़ेगा नहीं। अब देखो, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला n इक्वल्स टू 1 2 3 तीन वैल्यूज के लिए हमको यूज करना पड़ता है। n इक्वल्स टू 1 का पूछते नहीं क्योंकि बहुत आसान होता है। तो अगर मैं बोलूं फॉर n इक्वल्स टू 1, अगर मैं n के जगह 1 डालूंगा तो इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी, क्या मिलेंगी वैल्यू? सिर्फ और सिर्फ W1 f ऑफ x1। n इक्वल्स टू 1 का मतलब एक स्टेप पे आपको आंसर निकालना है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन निकालना है, सिर्फ एक वैल्यू निकालना है।
एक वैल्यू के अंदर कितने अननोन दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं। और अगर मुझे 2 इक्वेशन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 2 अननोन निकालने के लिए मुझे कितनी इक्वेशन लगेंगी? सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वेशन लगेंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 मैंने n की वैल्यू कितनी लिया हूं? 1। तो मैं n के जगह सिर्फ 1 वाली टर्म कंसीडर करूंगा, 2 अगर वाली टर्म कंसीडर करूंगा क्या? तो मुझे क्या मिल जाएंगी? W1 की वैल्यू मिल जाएंगी 2। मुझे सिर्फ 2 इक्वेशन देखना है। पहली इक्वेशन होगी एंड दूसरी इक्वेशन हो जाएंगी W1 x1 की वैल्यू आ जाएंगी 0। समझा कैसे लिए? आया? तो दैट इज, यहां से W1 की वैल्यू क्या आ गई? 2 एंड W1 x2 की वैल्यू आ रही 0। W1 है 2 तो पक्के में x1 कितना आएगा यहाँ पे? 0। तो देयरफॉर इंटीग्रल -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी? W1 हो गया 2 f ऑफ x1 कितना आ गया? 0। आ गया -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आएंगी ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0। आ गई? इजी है। कैसे निकाले समझा? सेम चीज अगर मैं ले लू n इक्वल टू 2 के लिए, तो मुझे 2 स्टेप पे आंसर चाहिए। तो इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका आंसर आ जाएगा W1 f ऑफ x1 प्लस W2 f ऑफ x2। टोटल कितने अननोन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे? 4 दिख रहा है। तो मैं शुरुआत की कितनी इक्वेशन देखूंगा? सिर्फ और सिर्फ 4 इक्वेशन देखूंगा। तो इक्वेशन 5 की शुरुआत की 4 इक्वेशन देखूंगा मैं। और मैंने कहां तक लिया हूं? n की वैल्यू 2 तक। तो यहाँ पे 2 के आगे 3 की ओर बढ़ूंगा क्या मैं? नहीं। तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या मिल जाएगा मुझे? पहला मिलेगा W1 प्लस W2 की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि मैंने n की जगह 2 लिया हूं तो मैं शुरुआत की 2 टर्म्स देख सकता हूं। फिर यहाँ पे क्या आएगा? W1 x1 प्लस W2 x2, ये आ जाएगा 0। थर्ड क्या आएगा? W1 x1 स्क्वायर प्लस W2 x2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 2/3। उसके बाद W1 x का पावर 4 प्लस W2 x2 का पावर 4, इसकी वैल्यू आ जाएंगे आपके पास, एक मिनट क्यूब लेंगे ना पहले, क्यूब वाली टर्म, W1 x1 का क्यूब W2 x2 का क्यूब, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 0। तो ये मैंने ले लिया शुरुआत की 4 इक्वेशन ले लिए। अब ये फॉर्मूला अगर हम पढ़ के आए हुए रहे तो हमें फायदा क्या है? हमें फॉर्मूला याद है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्विंग दिस इक्वेशंस वी गेट। हम जैसे इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे W1 W2 दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी 1 एंड x1 मुझे मिल जाएगा -1/√3, x2 मुझे मिल जाएगा +1/√3 मिलेगा। समझा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे। कैसे किए समझा? पक्के में समझा? तो ये इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर यहाँ से मिलता है। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं आता है? याद रखिएगा ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया हूं क्योंकि मुझे याद है कि अगर मैं 2 स्टेप फॉर्मूला लगाता हूं तो इसका आंसर क्या आता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। मुझको पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं। पेपर में वैसे भी आप लोग सॉल्विंग दिस इक्वेशन सॉल्व रफ में कर लेना और यहाँ पे वैल्यूज आप डाल सकते हैं वैसा। तो आपको क्या मिल जाएगा? देयरफॉर इंटीग्रल -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स की वैल्यू आएंगी W1, वो आ गया 1, f ऑफ x1 आ गया -1/√3 प्लस W2 आ गया 1, f ऑफ x2 आ जाएगा 1/√। कैसे किया समझा? पक्के में समझा?
उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब जैसे आपने 2 पॉइंट के लिए निकाला, सिमिलरली 3 पॉइंट के लिए निकालेंगे। आप लिखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 3, इंटीग्रल -1 से लेके 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स। कैसा आएगा? अब 3 पार्ट में तोड़ दो तो आएगा w1 f ऑफ x1, w2 f ऑफ x2 प्लस w3 f ऑफ x3 आएगा। 3 पार्ट में इसको आपने तोड़ दिया। अब आपने क्योंकि इसे 3 पार्ट में तोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे याद है ना आप लोगों को? फिर से अब हमें यहाँ पे 3 इक्वेशन इसके लिए लगेंगी, 3 इक्वेशन इसके लिए लगेंगी, टोटल 6 अननोन, तो आपको 6 इक्वेशंस लगेंगी। तो आपको शुरुआत की 6 इक्वेशंस लेना है। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा? 6 इक्वेशन लेना है, इनकी वैल्यू कहां तक लेना है? 3 तक। तो आप 3 टर्म लेंगे। तो पहला आएगा w1 प्लस w2 प्लस w3, इसकी वैल्यू आ गई 2, पहली इक्वेशन होगी। दूसरा w1x1 प्लस w2x2 प्लस w3x3 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन होगी। तीसरी w1x1 स्क्वायर प्लस w2x2 स्क्वायर प्लस w3x3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3, तीसरी इक्वेशन होगी। चौथी w1 x1 क्यूब प्लस w2 x2 क्यूब प्लस w3 x3 क्यूब, इसकी वैल्यू आ रही है 0। कितनी इक्वेशन हो गई? 4। पांचवे के लिए w1 x1 का पावर 4 प्लस w2 x2 का पावर 4 प्लस w3 x3 का पावर 4, इसका आंसर कितना? 2/5। पैटर्न दिख रहा है ना? उसके बाद अगली इक्वेशन क्या आने वाली है? 0। तो आप लिख देंगे w1 x1 का पावर 5 प्लस w2 x2 का पावर 5 प्लस w3 x3 का पावर 5, ये आ जाएगा 0। आ गया? बस अब ये 6 इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको मिल जाती है आपकी इक्वेशन। 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन है। कितने अननोन है? 6 अननोन। आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इन्हें सॉल्व करके दिखाएंगे क्या? नहीं, कभी सॉल्व करके नहीं दिखाना, बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप लिखेंगे सॉल्विंग दीज इक्वेशंस करके। मैंने आपको पहले क्वेश्चंस कराए उनके ऊपर ताकि आपको इनके फॉर्मूले याद हो जाए। आपको यहाँ पे w1 की वैल्यू क्या मिलेंगी? 5/9, w2 की 8/9, w3 की 5/9, x1 की माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 था ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 माइनस 3/5, x2 की 0, x3 की स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 आती। तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर इंटीग्रल -1 से लेके 1 f ऑफ x dx। क्या था? w1 5/9, f ऑफ x1 यानी f की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 है, प्लस w2 मतलब 8/9, f ऑफ x2 यानी f ऑफ 0 प्लस w3 यानी 5/9, f ऑफ x3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/5। और आपको याद होगा यही हमारे लिए गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर n इक्वल्स टू 3 यानी 3 पॉइंट के लिए। कैसे सॉल्व किया समझा? तो इसी के साथ हमारे चारों प्रूफ होते हैं समाप्त। ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन का 1/3, सिम्पसन 3/8 और गॉस क्वाड्रेचर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आज अगर ये बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फिर से, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा भनभन लग रहा है, इतने जम के गाने बजा रहे लोग। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।